ओके, लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इट इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर. सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कुछ एस्पेक्ट्स आपको बताए थे एंड आई टोल्ड यू कि एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको एक हाइपोथेसिस दूंगी मैं, विच इज आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे. मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट की एग्जैक्टली जो इवोल्यूशन आप सोचते हैं वो एक वैसा होता नहीं. जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन किसी बेटरमेंट के लिए भी हुआ हो, मे बी वो टेम्पररली सिर्फ उस क्लाइमेटिक कंडीशन को झेलने के लिए हुआ हो, जो कि बाद में एक्चुअली एडवांस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, नहीं होगा. हो सकता है कि वो उसी स्पीशीज के लिए एज अ डिमेरिट भी वर्क कर सकता है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एनवायरमेंट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. उसके हिसाब से कोप अप करना स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी है. दो स्पीशीज इवन दो वो बहुत एडवांस हैं बट वो कोप अप नहीं कर पा रहे, देन दे आर गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड. सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमने देखे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स. मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ पुराना टॉपिक ताकि आपको याद आ जाए, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स थे, जिसमें होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए. देन वी अंडरस्टूड अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि कैसे एक एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है तो डेवलपमेंट के दौरान वो सारे स्टेजेस से गुजरता है जो एक्चुअली इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट कर चुके हैं थ्रू आउट टाइम. बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन हमने वो चेंजेस देखे हैं. और वो किसकी थ्योरी थी? इट वाज अ थ्योरी ऑफ अर्नस्ट हैकेल. बेसिकली व्हाट ही सेड, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जो लास्ट टाइम आपको बताया था. देन थर्ड पॉइंट, आई थिंक दैट वाज द लास्ट पॉइंट हमारा, अबाउट द पैलेंटोलॉजी, कि मोस्टली क्या हो रहा है, जितने भी फॉसिल एविडेंसेस हैं, जो भी फॉसिल्स अभी मिले हैं, वही फॉसिल की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं. इसीलिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी हैं उसके एस्पेक्ट में या फिर उसके बेसिस पे आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द एंसेस्टर्स और जो भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज थे और हम जिनसे कनेक्टेड हैं वो. सो ये तीन रिलेशनशिप्स आपने पढ़े, जिसमें एंड हमने किया अबाउट रेडियो एक्टिव डेटिंग. मैम यस मैम, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं एवोल्यूशन में कि सबसे पहले यहाँ पे फिशेज आई थी अर्थ पे, उसके बाद सारे जीव आए धीरे धीरे करके. सी ये जरूर बोलते हैं हम कि एक्वेटिक लाइफ सबसे पहले आई, उसके बाद टेरेस्ट्रियल लाइफ आई, क्योंकि जितने भी आप लोअर ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो, जैसे सिंगल यूनिसेलुलर हो गए मोस्टली, और मे बी एनिमल्स एंड प्लांट्स के भी जो लोअर ऑर्डर के हैं, जैसे एल्गी हो गया इन केस ऑफ प्लांट्स, और मॉसेस हो गए इन केस ऑफ प्लांट्स, और मे बी पॉरीफेरा इन एनिमल्स, और मे बी सम जेलीफिश, और ये सारे जो लोअर लेवल पे आते हैं ये सारे डेफिनेटली एक्वेटिक हैं. सो ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के केस में सबसे पहली लाइफ जो बनी इटसेल्फ इन द वाटर, सो एक्वेटिक लाइफ सबसे पहले आई. धीरे धीरे जब लैंड फॉर्मेशंस हुए, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आए, फेवरेबल कंडीशंस हुए, तो वही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट हुए टुवर्ड्स लैंड और ऑन लैंड. तो एम्फीबियंस और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कि बोथ लैंड और वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, और उनकी डिपेंडेंसी होती है दोनों ही हैबिटेट की. स्लोली ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं. बट जो आइडियोलॉजी है कि पहले यूनिसेलुलर आया उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, दैट इज ट्रू. ओके, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है. और हैबिटेट के केस में पहले एक्वेटिक आया उसके बाद टेरेस्ट्रियल आए, दैट इज डिफरेंट सीक्वेंस. ओके, क्योंकि जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करते हैं. और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना, ये एक अलग क्राइटेरिया है. इट मींस कि हम सेलुलर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी जो हो रही है वो कैसे डेवलप हुई, उसके अलग रीजंस थे, वो देखें. एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल पे आने के रीजंस अलग थे. यस मैम, एक इसमें डाउट है कि जो जेलीफिश है, तो मैम ये मतलब कुछ कुछ जेलीफिश फॉरएवर के लिए अलाइव रहती है, फॉरएवर के लिए. तो फिर वो उनका जो एवोल्यूशन है, उनके एवोल्यूशन से ही ऐसा मतलब बोला जाता है कि उनके एवोल्यूशन से बाकी सारे ये मतलब जेलीफिश आए, और उसके मतलब फर्दर एवोल्यूशन से एक्वाटिक लाइफ बनी. ऐसे दो थ्योरी मैंने पढ़ी थी एवोल्यूशन की. ओके, तो ये करेक्ट है क्या मैम, जेलीफिश की थ्योरी भी? यस, जेलीफिश को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इमॉर्टल्स भी बोलते हैं, बिकॉज मोस्टली क्या हो जाता है कि जो एक जेलीफिश है उनका ही फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं.
एंड उनकी फॉर्म्स चेंज होने की वजह से एक बॉडी जो होती है वो डिवाइड होने लगती है इनटू अनदर फॉर्म। मींस उनका रिप्रोडक्शन साइकिल इस तरीके से है और उनका ओवरऑल लाइफ साइकिल इस तरीके से है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखोगे और एक ही बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आप देखोगे। एंड इसकी वजह से उनको ओवरऑल कहा जाता है कि बायोलॉजिकली इमॉर्टल है, क्योंकि हम एक ही स्पीशीज को थ्रू आउट टाइम देखते हैं। मींस एक ही बॉडी जो है वो थ्रू आउट टाइम मैम क्योंकि सर्वाइव वो कर अपने पाती है। स्टेजेस को रिवर्ट कर देती है, मतलब अगर जैसे वो ओल्ड हो गई ना तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा उसी साइकिल में घुसेगा, मतलब वो श्रिंक हो जाएगा, फिर से नया सेल ऐसे करके बनाएगा खुद से। करेक्ट करेक्ट, वो उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी, उसको रीजनरेशन ही बोलते हैं। तो रीजनरेशन कैपेसिटी ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा होती है। अनलेस आप उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना करो या फिर वो खुद बीमार ना हो जाए, इलनेस ना हो, उसके मीन्स जब तक ये सारे शॉक्स उनको नहीं लगते तब तक नेचुरली वो मरते ही नहीं है। अगर उनके बॉडी का कोई पार्ट अगर डिस्ट्रॉय भी हो रहा है तो उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो मूव नहीं कर सकते तो वो अपने आप को ऐसे स्टेज में ले आते हैं कि वो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं, यानी स्टैटिक हो जाते हैं। और अगर उनको कहीं माइग्रेट करना है, वो फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं लग रहा है, तो वो मूव भी करने लगते हैं। उनका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेलीफिश कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, समथिंग लाइक दिस। और मैम इलेक्ट्रिसिटी जो करंट आती है उनका उससे, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात हो रही है दैट इज देयर डिफेंस एंड ऑफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पॉइजन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टेंटिकल्स, स्पाइन्स, थॉर्न्स हैं, ताकि कोई उनके पास आए तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सो वैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क जो स्मॉल अमाउंट के लिए क्रिएट करते हैं दैट इज फॉर द डिफेंस। मोस्टली जो जेलीफिश होते हैं इनमें स्टिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। दे स्टिंग वेरी हार्ड। तो इनका जो पॉइजन होता है इट इज पावरफुल, और इनके जो टेंटिकल्स होते हैं दे आर केपेबल, दे हैव दैट काइंड ऑफ पॉइजन सेल्स। तो वो पॉइजनस सेल्स जो होते हैं वो वैसा टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं कि आपको स्टिंगिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। इवन इट कैन बी फेटल ऑल्सो। आप पेन भी, पेन से ही अकेले इनकी डेथ हो जाती है लोगों की। सो दैट काइंड ऑफ इफेक्ट दे हैव। ये क्यों है? खुद को बचाने के लिए। एंड मैम वन मोर थिंग, तो ये अगर जब डिफेंस मैकेनिज्म ऑर्गेनिजम्स में आया है तो फिर इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो पाइनएप्पल को थॉर्न्स जो रहते हैं, मतलब जो स्पाइन्स रहते हैं उसके, वो उसके फ्रूट को इसीलिए मिला क्योंकि मतलब बहुत से वो ब्रेक हो जाता है, या अलग है उसको कुछ reason? करेक्ट करेक्ट, हो सकता है। करेक्ट। पाइनएप्पल्स का जो केस है, जो पाइनएप्पल आप कंज्यूम करते हो दैट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्टेम। उसके फ्रूट्स के आसपास स्टेम वैसे ही डेवलप हो जाते हैं और उस वजह से वो अंडरग्राउंड ही रह जाता है, वो बाहर निकल के नहीं आ पाता। तो वो जो उसके बाद जो उनकी जो स्पाइन्स या लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देखते हो उनके बॉडी के आसपास दैट इज फॉर देयर डिफेंस, ताकि कोई और चीजें, क्योंकि वो फ्रूट है उसके अंदर न्यूट्रिशन है और उनका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है, तो कोई पेनिट्रेट या इन्वेड ना कर पाए इनसाइड देयर बॉडी और उसे तो कंज्यूम मैम पहले करके जो किल ना कर पाइनएप्पल पाए। रहता होगा, तो पहले पाइनएप्पल जो रहता होगा वो तो एकदम स्पाइन फ्री रहता होगा ना? पहले फिर पाइनएप्पल होगा ही नहीं ना, फिर पहले कोई और तो फ्रूट होगा और उससे फिर मॉडिफाई होते होते इतनी सारी स्पीशीज बन गए कि अब आपको मल्टीपल वेराइटीज मिलती है। बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट, और सबको लगा कि हमें सर्वाइवल के लिए ये चीजें चाहिए, सो सबने अपना अपग्रेडेशन और अपना मॉडिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया। हेंस इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखते हैं। ओके मैम। ओके, चलो। सो मोस्टली क्या है, अभी ये सारी चीजें जो हुई इसमें मैंने आपको एज डिटर्मिनेशन भी बताया था, जिसमें रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में बताया, यानी यूरेनियम का लेड में कन्वर्जन थ्रू आउट टाइम। जो यूरेनियम है अपने आप को डिजेनरेट करवाता है और अपने आप अपने स्टेज को चेंज करता है एंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेड। वो जितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल या एक एटम ऑफ यूरेनियम को कन्वर्ट होने में, वो टाइम कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर रॉक या फॉसिल का टाइम भी निकाला जाता है। तो इन सब चीजों में ये सारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी मैंने ये एस्पेक्ट्स बताए कि इस तरीके से, इस एंगल से लोगों ने देखना शुरू किया और उनको बातें समझ में आई। तो अगर इवोल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि क्या ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लो ऑर्गन्स के या फिर किसी चीज के कि एग्जैक्टली आप इवोल्यूशन देखते कैसे हो, तो फॉर एन एग्जांपल हम आई लेते हैं। मोस्टली पहले अगर मैं प्लेनेरिया वगैरह का एग्जांपल लूं तो उनके पास क्या था, सिर्फ सिंपल आई प्रेजेंट थे। अभी की सबसे एडवांस आई किसके पास है अगर देखा जाए तो, मैग्निफिकेशन वाइज? स्नेक, स्नेक एंड ईगल। ओके ओके, सो इट बर्ड, कंप्लीटली डिपेंड्स। बर्ड, ओके गुड। ईगल के पास है ईगल्स शार्प आएगी। मैम, ईगल का मैग्निफिकेशन में, स्नेक का थर्मल डिटेक्शन में है, और जो रोडेंट्स है
उनका मतलब नाइट विजन किसमें है, और जितने भी डॉग्स और कैट्स के फैमिली है हम्म उनका मतलब प्रिडिक्शंस में मतलब उनका व्यू एंगल बहुत ज्यादा रहता है और उनका फोनिकल रहता है। करेक्ट। और हमारा वी कैन डिस्टिंग्विश कलर्स, हमारा मैम कलर डिस्टिंग्विशिंग बहुत बेटर है, फार राइट। बेटर है। So अलग अलग ऑर्गेनिज्म, सो यू कांट से ना सम आई इज बेटर देन दिस, आई इज बेटर देन दैट वन, तो वो स्पीशीज की रिक्वायरमेंट थी। बर्ड्स क्या करते हैं, वो हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, मोस्टली वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, तो इतना हाइट पे रहने की वजह से दे नीड दैट काइंड ऑफ फोकस कि वो अपने प्रे को या जो भी उनका फूड है या शेल्टर है उसे शार्प देख सके, तो उनमें शार्पनेस बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई वो उड़ते हुए भी मैम पानी के अंदर और इवन ऑन द ग्राउंड दे कैन इजीली डिटेक्ट द इंसेक्ट्स और समथिंग क्रॉलिंग और मूविंग, और वो इजीली उन्हें कैच कर पाते हैं। सो ये जस्ट आई मैम एम गिविंग बर्ड वन एग्जांपल। यस। मैम जो बर्ड है, बर्ड के अंदर भी कलर डिटेक्शन ह्यूमन से काफी एडवांस है, ऐसा मैंने मतलब सुना है, क्योंकि आर्टिस्ट की जो आईज रहती है, जो प्रॉपर आर्टिस्ट है, और जो ये है मतलब बर्ड ईगल की जो है, तो उनके सेम आई मैग्निफिकेशन है, ऐसा ओके। मतलब आया है। नो बच्चे, ये आई करेक्ट हैवंट है क्या आई मैम? हैवंट हर्ड अबाउट इट, आई ओनली हर्ड कि शार्पनेस मींस, अभी तक मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन सुना नहीं है इतना कि बर्ड्स और जो आर्टिस्ट है उनकी बर्ड्स का आंखें लेकिन और मैम vision। कलर विजन होता है नो, बर्ड्स का? नॉट एट ऑल, ओनली इन प्राइमेट्स। ओके Only in primates. Okay, Nikhil has mentioned about deer, as deer can see the Saturn ring as per the scientist. Okay, that's a nice fact. मेरे लिए भी न्यू है कि वो सैटर्न रिंग देख पाते हैं या नहीं। सो आईज का डेवलपमेंट, जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल्स की स्पीशीज के हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ वो डिफरेंट डिफरेंट होता चला गया। सिंपलर आई से आपको कॉम्प्लेक्स आई, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच। कॉकरोच ऐसा एनिमल है, इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। डज एनीवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉक्टर्नल? यस मैम। यस। मैम मतलब वो जो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा सराउंडिंग में, मतलब हर Those एक who are active at night, they are known as nocturnal. Okay, so cockroach mostly क्या होते हैं, इनके पास दो टाइप के आई होते हैं, one is simple eye and another one is compound eye. सबने मक्खी देखी है, साउथ इंडियन मूवी? मैम वो यस आंखें मैम। बस देखी मैंने मक्खी, राइट। इंसेक्ट है, तो अगर मक्खी इंसेक्ट। देखी होगी तो उसमें मक्खी का इतना क्लोजअप और इतना जूम दिखाया जितनी इतने ध्यान से मक्खी शायद किसी ने लाइफ में देखी भी नहीं होगी। तो वो जो उसकी आंखें हैं, दैट बिग आईज आर नथिंग बट दे बट द कंपाउंड आईज। मक्खी और कॉकरोच जो है ना, वो एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आई थिंक यू ऑल नो। सो आर्थ्रोपोडा में मोस्टली क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट वाली कैटेगरी से आते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्वाइव, जिनका लाइफ स्पेन 2 वीक्स 3 वीक्स इससे ज्यादा होता ही नहीं है, एंड दे आर ऑलवेज सर्वाइविंग फॉर देयर लाइफ, एंड मोस्टली फ्लाइंग, रनिंग, जंपिंग, यही उनका काम है आर्थ्रोपोडा में। सो इसके हिसाब से इनके जो आईज हैं, यानी कंपाउंड आईज में क्या होगा, इनके डिफरेंट डिफरेंट इनमें फ्रेम्स होते हैं, और हर फ्रेम अलग अलग विजन लेता है, एंड देन वो विजन को सुपर इम्पोज करता है। जस्ट गिविंग वन सिनेरियो कि ऐसा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में है। इसको नाइट में शिकार करना है तो उसके हिसाब से उसको वैसा आई चाहिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ सिंपल आई है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो उनमें मैग्निफिकेशन या जूम इफेक्ट या फिर फोकस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत ही शार्प फोकस है, किसी में शार्प मैग्निफिकेशन है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक प्राइमेट्स, ओनली प्राइमेट्स कैन सी द कलर्स एंड वेरिएशंस, वो देख सकते हैं, कुछ डेप्थ देख पाते हैं, जैसे कि मैमल्स में ही जो काउ, बफेलो, जिनमें हुफ्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, वो डेप्थ इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वो इतना मींस वो नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली वो ऊपर या नीचे एग्जैक्टली वो डेप्थ कैसा है। सिर्फ गोट में ही डेप्थ को समझने का बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। दैट्स व्हाई गोट्स कैन क्लाइंब वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छा क्लाइंब कर पाते हैं माउंटेन एंड रॉक। सो ये जो चीजें हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है, आई इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आई की तरह ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ। सो जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, एस्टेब्लिशिंग अ पॉइंट कि एक लेवल पे होने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर सेम ऑर्गन अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द प्रायोरिटीज। उस पर्टिकुलर स्पीशीज का प्रायोरिटीज क्या है और कैसा है। देन एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम पैरट, मतलब जो पैरट रहते हैं पेट के जो लेते हैं, हम्म। तो मैम वो पैरेट्स तो मतलब डिस्टिंग्विश कर लेते कलर डिस्क में, कि मतलब एक डिस्क अगर दी रेड कलर की, दूसरी दी ब्लू कलर की डिस्क, और तीसरी दी पिंक कलर की, तो वो डिस्टिंग्विश कर देंगे कि पिंक इधर है, रेड इधर है, ब्लू इधर है, और शफल भी किया तो भी वो
उन्हें समझ में आ जाता है। ऐसे कैसे मैम? फिर दे बर्ड आर से ट्रेन्ड इंटरेक्ट। पैरट्स, वो कलर डिस्टिंग्विश नहीं करते, हर कलर एक अलग ब्राइटनेस एमिट करता है, सबका वेवलेंथ अलग है, इसीलिए वो अलग कलर यस। आपको दिख रहा है। तो वो अलग वेवलेंथ और अलग एमिशन की वजह से वो इंटेंसिटी जो है, जब हम ब्लैक एंड व्हाइट, हमारी आंखें नहीं है इसलिए वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट विजन में रहना क्या होता है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही नहीं दिखता उनको, बहुत सारे ग्रे के भी वेरिएशंस दिखते हैं, एंड दे कैन इजीली पिक, उनको यूनिकनेस दिख पाती है, तभी तो वो अपने लिए अपना खाना या किससे बचना है, या क्या कौन कैसा है, कौन हार्म करेगा या नहीं करेगा, या कौन सी चीज क्या है, वो क्यों रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बिकॉज हर कलर एक यूनिक इंटेंसिटी एमिट करती है। तो उस इंटेंसिटी के बेसिस पे वो अपने आप को ट्रेन करते हैं और अपने आप को मेमोराइज करेंगे। प्लस बहुत बार ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस की वजह से वो जो कलर्स हैं वो पर्टिकुलर बैंड किस शेड के होंगे, क्या होंगे, इस बात का मीन्स टोन जो है वो समझ जाते हैं। तो टोन समझ के फिर जो भी आप शो केस परफॉर्मेंसेस वगैरह देखते होंगे, मोस्टली सर्कस में या फिर मैजिक में, या फिर मोस्टली यस ऐसे मैम। सड़क पे भी दिख जाएगा आपको पैरट वाला, तो वो इसी वजह से वो उस तरीके से परफॉर्म करवाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद द पैरट्स आई। यस निखिल। एंड मैम जो ये रहते हैं जो शार्क्स रहते हैं, हम्म शार्क्स एंड डियर जो है मैम, मैम हम्म उनके अंदर मतलब सेंसिंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन मैम मतलब ऐसा एक फैक्ट सुना था कि जिनके पास सेंसिंग जो रहता है, जो मतलब स्मेल का जो ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स ज्यादा रहा, तो फिर हम्म उनकी आई थोड़ा सा कलर डिस्टिंग्विश कर लेगी, मतलब ऐसे सपोज मतलब बड़ा सा ब्लू कलर देख लिया तो उन्हें समझ में आ जाएगा ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ऐसे करके। ओके ओके, सो मे बी दैट इज मैम ट्रू, मीन्स वो पार्शियली ट्रू है, इसका कोई ऐसा बहुत इन डिटेल एविडेंस नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, द रीजन कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सेंसिंग मींस अदर देन आई, उनके दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स बहुत डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, बट स्टिल उनके पास वो डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। जैसे डॉग का एग्जांपल ले लो, उनका हियरिंग पावर एंड स्मेल पावर बहुत ज्यादा शार्प है, स्मेल स्पेसिफिकली, बट डजंट मीन कि उनका आई और वो पावर भी उनके पास उतना ही स्ट्रांग है। ओके, सो ये वेरी करता है। अगेन आई एम सेइंग ये प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हायर ऑर्डर का ऑर्गेनिज्म है, बहुत एडवांस बॉडी है उसके पास, जरूरी नहीं कि उसका सारा ही ऑर्गन सिस्टम, सारे ही सेंसरी ऑर्गन्स उतने ही एडवांस हो, समथिंग कैन बी ऑफ। यस निखिल, योर ओके मैम। क्वेश्चन। Yes, ma'am. Ma'am, how exactly scientists study particular organisms are? सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, तो आपको पहले ये देखना होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या बोलती है उस ऑर्गेनिजम्स की। यानी एक चीज है जो आप 11th क्लास की बायोलॉजी में पढ़ोगे, दैट इज द टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। सो टेक्सोनॉमी में एग्जैक्टली क्या किया जाता है कि पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म है कौन और कैसा दिखता है। आइडेंटिफाई कर रहे हो मतलब ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एस्टेब्लिश कर रहे हो, किससे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड स्पीशीज ऑलरेडी है क्या, तो उनकी इंफॉर्मेशन जितनी है उनसे कंपेयर करेंगे। देन उनका एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की ओके इनकी इंटरनली इनका बॉडी किस तरीके से अलाइंड है क्या नहीं है, एंड अदर फैक्ट्स लाइक उनका शेप, साइज, ये सारी चीजें कैसे मैटर करती हैं इन द ऑर्गेनिजम्स। देन उनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखकर बहुत सारी चीजें नोट डाउन की जाती हैं, जैसे कि अगर आप टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहे हो, खाना चेंज कर रहे हो, डाइट चेंज कर रहे हो, सर्टेन केमिकल्स इंड्यूस कर रहे हो, तो हाउ दे आर बिहेविंग एंड मैनेजिंग। तो इस तरीके से स्लोली एंड स्टडीली उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बिहेवियर, उसके नेचर को स्टडी किया जाता है। प्लस उस स्पीशीज से रिलेटेड ऑलरेडी वैसा दिखने वाला या वैसा ही क्लोजली रिलेटेड कोई और स्टेब्लिश्ड स्पीशी है, तो उसके डेटा से भी कंपेयर किया जाता है। तो ऑलरेडी कंपैरिजन डेटा रहता है, उससे कंपेयर कर करके रेफरेंसेस मिल जाते हैं, एंड देन अगर वो एकदम ही यूनिक स्पीशी है तो उसका नया नामकरण होगा, साइंटिफिक नेम प्लस लोकल नेम स्टेब्लिश किया जाएगा। अगर वो मींस पता चलता है कि वो सिर्फ एक वेरिएंट है, ऐसे ऑलरेडी हैं, तो उन्हीं स्पीशीज के नाम में बस उस वेरिएशन को ऐड कर दिया जाएगा। दैट विल बी द प्रोसेस। Okay, ma'am. एंड ओके, मैम एक और चीज पूछनी थी। हेलो सॉरी। मैम, एक डाउट था कि जो मतलब एवोल्यूशन का स्पैन बहुत बड़ा रहता है कि मतलब बहुत देर बाद वो वैरी करेगा। तो मैम जो कोविड ये जो कोरोना वायरस है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब वेरिएंट्स निकालने लग राइट जाता है। राइट।
राइट, मैंने ये बात आपको शायद फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी कि जो वायरस है दे आर नॉट ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। इनका म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका है। इट्स नॉट कि कोविड वायरस बहुत नया है, कोविड वायरस बहुत पुराना है, ये तभी तो इसका नाम पहले से Yes, लोग जानते हैं, इस फैमिली को लोग पहले से जानते हैं। तो ये yes, बहुत पुराना है, इसके वेरिएशन अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस लेवल पे एक्सपोज ये पहली बार हो रहा है, इसको इतने सारे एक साथ पोस्ट एज अ पैरासाइट वो दूसरों की बॉडी में पहली बार गया, और वो पहली बार जाने की वजह से सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट की। अलग अलग रिएक्शन की वजह से किसी की बॉडी में ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो गया, तो किसी की बॉडी में इसने ओवर पावर कर लिया कि पैरासाइट ही मर गया, यानी ह्यूमन की डेथ हो गई। किसी की बॉडी में ये ठीक तो हो गया, बट जो भी इसके ट्रेसेस बचे उनमें म्यूटेशन आ गया, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए चेंजेस बहुत जरूरी है। तो चेंजेस जो भी किए दैट रिजल्टेड इनटू न्यू वेरिएशंस। सो वायरस का बहुत रैपिड, इसीलिए वायरस का कोई इलाज नहीं है। इलाज इसलिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक दवाई इसलिए नहीं बन पाई, रीजन कि जो भी आप बनाओगे वो सिंथेटिक एलिमेंट, एक केमिकल कंपाउंड होगा, और वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे आ रहा है, प्लस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। वो अपने आउटर प्रोटीन स्ट्रक्चर को, जो उनका कवच होता है, उसको कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। तो जो दवाई आप कंज्यूम करोगे वो टारगेट ही नहीं कर पाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि किधर जाना है, वो छुप जाते हैं। वो कंटिन्यूसली हमेशा अपना बेस बदलते रहते हैं। तो जो सेम रह गए उनको ही मार पाएगा, बाकी चेंज हो जाएंगे, तुरंत वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जबकि बैक्टीरिया का इसलिए स्पेसिफिक बन पाया है क्योंकि बैक्टीरिया कांस्टेंट रहता है, उनमें उतना फास्ट चेंजेस नहीं आते। हालांकि अभी भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में, स्ट्रेन्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट इट टुक somewhere around 50 years 60 years of continuous use of antibiotic, तब जाके अब नए स्ट्रेन्स बन पा रहे हैं। तो अब नया एंटीबायोटिक का रिसर्च चल रहा है या उसकी डिस्कवरी चल रही है। बट वायरस का ऐसा नहीं होता, वो विद इन अ डे भी चेंज हो सकता है। एंड वही रीजन की वजह से हमारे पास अभी भी आपकी सिंपल सर्दी जुकाम के लिए भी कोई दवाई नहीं है। वो प्रिकॉशंस के साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी है उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। आपका बाहर की दवाई, आप कितना भी कफ सिरप खा लो, वो कफ की वजह से जो आपके बॉडी के टिश्यू को प्रॉब्लम है वो उसके लिए है, ना कि उस वायरस के लिए। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हम जो बुरा हो गया है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं इन द वायरल ट्रीटमेंट। तो वायरस को निकालने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि वो निकल ही नहीं सकता, उसके लिए कोई टारगेटेड मेडिसिन ही प्रेजेंट नहीं है। ये रीजन है। okay, ma'am. Okay, chalo. I was talking about artificial. I think Bhavya, you wanted to ask question. यस मैम। मैम जैसे मतलब अब मैं नहीं जानता किसी और की आइज से कैसे दिखता है, तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि मतलब जो बर्ड्स होती है उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है या बाकी एनिमल्स को जैसे दिखता है? Okay. So it is something related to anatomy, anatomical study में type of cells प्लस सेल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ऑब्जर्वेशन, जिसमें उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। सर्टेन अगर आपको साइट विजन करना है, तो जैसे आई स्पेशलिस्ट हैं या आई डॉक्टर के पास जाओगे तो आप स्पेसिफिकली आपके साइट रिलेटेड कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं जो वो करते हैं। वैसे ही टेस्ट टिश्यू लेवल पे भी किए जाते हैं। तो टाइप ऑफ टिश्यूज, टाइप ऑफ सेल्स देखना बहुत जरूरी था, तो वो सेल्स को देखा गया है एंड देन कंपेयर किया गया कि कौन कौन से सेल्स की सिमिलैरिटीज है। जब वो सिमिलैरिटीज समझ में आई, जब वो बात समझ में आई, तब ये पता चला कि ओके, इन ऑर्गेनिजम्स में दैट पर्टिकुलर ग्रुप हैज दे लैक दैट काइंड ऑफ सेल्स। तो हमारे पास जो दो सेल्स हैं, दैट इज रॉड एंड कॉन सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्राइटनेस, बोथ ब्राइटनेस एंड कलर वेरिएशंस को दिखाने में, जबकि ऑर्गेनिजम्स में वो इतने सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट, बाकी ऑर्गेनिजम्स में वो इतने सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहते। सो ये बहुत सारी चीजें, एनाटॉमिकल, टिश्यू लेवल, सेलुलर स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारी चीजें, बहुत नॉलेज इन्वॉल्व होता है। हर स्पेशलिटी के लोग अपना अपना एक्सपर्टीज देते हैं, देन दे कंक्लूड टू वन सिंगल पॉइंट। तो सालों की स्टडी पे एक फैक्ट जाके तैयार होता है। मैम तो मतलब ये आईज के पास के टिश्यूज पे डिपेंड करता है या फिर कंप्लीटली मतलब आपका आई किन किन चीजों से ब्रेन बना में है, present? लेंसेज के क्या अलाइनमेंट है, देन फिजिक्स अप्लाई होगा ऑफ कोर्स, अगर लेंस आ रहा है तो बायोलॉजी तो अप्लाई हो ही रहा है, देन केमिकल कंपोनेंट यानी केमिस्ट्री नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इन सारे इंफॉर्मेशन, सारे एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करके वो एक थ्योरी डेवलप करते हैं, ओके दिस इज द कंक्लूजन और नॉट। क्योंकि अगर कोई भी चीज हो रही है, इट मींस केमिकली कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। सो उस रिएक्शन को आर्टिफिशियली लैब में कंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी, कौन कौन से एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से काम चल रहा है, तो वो रिएक्शंस में वेरिएशंस दिखेंगे। तो जब वेरिएशंस दिखेंगे तब उनको बात समझ में आ जाएगी, समथिंग इज एब्सेंट और प्रेजेंट। इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। It's actually very detailed study. I'm just speaking in one line, but you are going to study big
थिक बुक्स जब आप एमबीबीएस में जाओगे या फिर आप कुछ समथिंग इन रिलेटेड टू रिसर्च आप जाओगे, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोस थिंग्स. यस मैम. ओके निखिल. मैम ऐसे रिसर्च पर हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली इसका जो आउटपुट है वो क्या है, मतलब क्यों करते हैं ऐसा? जो आप अभी पढ़ पा रहे हो, यू आर एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग, आपका एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप हुआ है फॉर दैट पार्ट. अगर सी वैसे तो कोई भी चीज करनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे तो एवरीथिंग इज इन वेन. वो रिसर्च में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज क्यूरियस. अगर क्यूरियोसिटी हमें पैसा देती है, वो बिजनेस ला कर देती है. टू बी वेरी फ्रैंक, आप क्यूरियस हो, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड अपना इंटरेस्ट शो करोगे. इंटरेस्ट शो करोगे तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लगाओगे, अगर पैसा नहीं है तो आप सीखोगे, तो आप नौकरी मांगोगे उधर, तो आपको पैसा मिलेगा. फिर ये चेन रिएक्शन चलता जाता है. तो आप जो भी काम करते हैं आप उसमें इंप्रूव होने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में सपोज 3rd रैंक आ रही है, तो 3rd के बाद यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टाइम मुझे टॉप पे जाना ही जाना है. तो 3rd से 2nd, 2nd से 1st एक दिन आप आ ही जाओगे, बिकॉज आप भूखे हो बेस्ट बनने के लिए. तो यू आर ऑलवेज हंग्री अबाउट ऑल दोज परफेक्शन. तो आप हमेशा क्या करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे. इट्स द सेम थिंग अप्लाइज टू जो हम डे टू डे लाइफ में चीजें यूज करते हैं. लाइक यू हैव अ फोन. पहले सिंपल एक टेलीफोन था जो कि वायर से कनेक्टेड था, बहुत बड़े साइज का था, सिर्फ कॉल मुश्किल से एक कॉल कनेक्ट हो पाती थी, वॉइस एक्सचेंज हो पाता था. वही क्यूरियोसिटी की वजह से आज आपके पास इतने एडवांस फोन है कि एक डिवाइस में आपका सारा काम फुलफिल हो जाता है. सो यही वही रीजन है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है. तो हेंस लाइफ के बारे में भी समझना उतना ही जरूरी है, बिकॉज ये जो हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, वी आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बैलेंस को वापस लेकर आना. तो इसीलिए जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं या पीपल हु आर रियली रियली इंटरेस्टेड इनटू बायोलॉजी एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ और उसके बारे में जो समझना चाहते हैं, सो दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम हार्म ना कर पाए. और अगर कोई स्पीशी इंडेंजर हो रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है तो हम उसको बचा पाए. अगर ह्यूमन हेल्थ के बारे में समझना है तो उसी की वजह से हेल्थ साइंस या मेडिकल साइंस के R&D का डेवलपमेंट हुआ. कि अगर सपोज हम हार्ट अटैक का इलाज निकाल पा रहे हैं, किडनी फेलियर की सर्जरी कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, तो शायद एक दिन कैंसर भी हम ठीक कर पाएंगे. उसी क्यूरियोसिटी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर कीप इन्वेस्टिंग मनी. उसमें बहुत पैसा लग रहा है. लोग अपना फ्री में भी अपनी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं बिकॉज दे आर सो एंथुसियास्टिक अबाउट शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स. उनको उतने राज खोलने हैं, उतना सारा आंसर फाइंड करना है. तो हर चीज में, हर फील्ड पे सेम बात अप्लाई होती है. एवरीवन वांट्स टू नो मोर. तो वो नो मोर के चक्कर में बहुत पैसा हम लगा रहे हैं एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. जब तक ह्यूमन लाइफ है और एज अ पॉपुलेशन हम एग्जिस्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट, डू द सेम. ओके मैम. ओके चलो लेट्स अंडरस्टैंड. पहले मैंने जो वर्ड लिखा है दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. जब मैंने आपको पूरा एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट बताया तो एक और बात बताना रह गया है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. यानी ऐसी चीज, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको आई का डेवलपमेंट, तो यानी ह्यूमन जो है, हम वो पर्टिकुलर ट्रेड्स यानी उस क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे ज्यादा काम की है. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कमर्शियलाइजेशन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हमने हाइब्रिड बनाना शुरू कर दिया. तो जो आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, जैसे नॉर्मल वेजिटेबल्स, योर ग्रेन्स और मे बी एनिमल्स, गुड क्वांटिटी या हाई प्रोटीन फ्लैश मीट जो भी आप कंज्यूम करते हो, मे बी एग और मिल्क की क्वालिटी बेटर हम कर पा रहे हैं, तो उसको ये हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो जो इवोल्यूशन आप नेचुरली देख रहे थे वो ह्यूमन ने आर्टिफिशियली काफी फास्ट स्पीड में ऑलरेडी अचीव कर लिया. यानी हमने ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, दो स्पीशीज का कॉम्बिनेशंस या इंटर स्पीशी कॉम्बिनेशंस ऐसे बहुत सारे तैयार किए हैं जो अपना यील्ड अच्छा देती है, क्वालिटी में बेटर है और न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें इतनी ज्यादा है कि हम जब उसे कंज्यूम करेंगे इट इज गोइंग टू बेनिफिट आवर हेल्थ. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन. वैसे ये इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट नहीं है बट रिमोटली कनेक्टेड है इस बात से, क्योंकि हमने फास्ट फॉरवर्ड में ये सारी चीजें कर दी जो शायद नेचुरली बहुत स्लो होता. इट वुड हैव टेकन 1000 years, हमने विद इन 100-200 years में ही इस चीज को कंप्लीट कर दिया. क्यों? ऑफ कोर्स अगेन फॉर आवर क्यूरियोसिटी, हमें इंप्रूव करना है, हमें बेटर प्रोडक्ट चाहिए. तो उस बेटरमेंट के चक्कर में हमने हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उसकी वजह से एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप्स जो आप देखते हो, ये सारी चीजें, उनमें इतने चेंजेस आए. तो एक चीज इवोल्यूशन के प्रोग्रेस के बारे में फिर बता दूं, तो प्रोग्रेस जो होता है इवोल्यूशन का, इट्स नॉट लाइक लैडर.
वो सीढ़ी की तरह नहीं है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 आप चढ़ते जाओगे, नो, इट इज समथिंग लाइक ब्रांच ऑफ ट्री, यानी ट्री के जो ब्रांचेस हैं सब अलग अलग शेप के, सब अलग डायरेक्शन में जो जाते हैं, एग्जैक्टली इवोल्यूशन वैसे ही जाता है। सो इट्स अ मिथ कि इवोल्यूशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यूनिडायरेक्शनल कभी नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है, और इवोल्यूशन के एस्पेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म शायद एडवांस से सिंपलर फॉर्म में भी हो सकते हैं इन इवोल्यूशन, एंड कुछ सिंपल से एडवांस फॉर्म में भी हो सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड कि करंट कंडीशन क्या कह रही है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की खुद की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो दिस इज अबाउट द इवोल्यूशनरी पार्ट। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द ह्यूमन इवोल्यूशन। ये थोड़ा सा समझ लो कि एग्जैक्टली ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे। सो जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट या उस साइंस को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ह्यूमन स्टडी को हम क्या बोलते हैं। सो इट इज एंथ्रोपोलॉजी। मोस्टली कुछ वेरिएशंस हैं, वैसे तो ह्यूमंस के बहुत सारे स्टेजेस एंड सब स्टेजेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको मिला somewhere around 15 million years ago, 15 million years ago जो दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली, फॉसिल्स मिले, मींस ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। सो फर्स्ट वाज ड्रायोपेथिकस एंड अनदर वन वाज रामापेथिकस। ये दो इंपॉर्टेंट फॉसिल्स का अंदाजा लगाया गया जब वी फाउंड आउट कि एग्जैक्टली ये दो फॉसिल्स हैं किसके। तो जब बोन स्टडी, स्ट्रक्चरल स्टडी या जो भी उनका इंप्रेशन था, उस इंप्रेशन से ये पता चला कि ड्रायोपेथिकस वाज मोर लाइक एप्स। इनका जो स्ट्रक्चरल या फेशियल जो स्ट्रक्चर था, बनावट थी, इट वाज मोर लाइक एप्स, एंड रामापेथिकस वाज मोर लाइक मैन। तो ये दो चीजें मिली, बट इनके बीच में भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था और सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा थी। और it was estimated कि they were existing somewhere around 15 million years ago। और इनका जो मेन फॉसिल मिला, इनके फॉसिल्स को फाइंड किया गया इन तंजानिया। अब आप लोगों का काम क्या है, इसके पैरेलली होमवर्क क्या क्या करना है। अब मैप में ढूंढना है तंजानिया कहाँ है एंड ये इथियोपिया कहाँ है। मुझे नहीं आंसर करना, मुझे नहीं करना है, ये क्लास में आंसर नहीं करना है, आपको ढूंढ के लाना है। सबको ये चीज ढूंढ के लानी है कि जियोग्राफिकली ये चीजें कहाँ प्रेजेंट है। वैसे भी सोशल स्टडीज तो पढ़ना ही है, जियोग्राफी पढ़ते ही होगे, यू मस्ट बी वेरी ब्राइट ऑल्सो। तो ये चीजें ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है? इट इज नॉट फॉर मी, फॉर यू। यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ओरिजिनली मैन का इवोल्यूशन या उनका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ। नो डाउट्स हमें फॉसिल्स वहां से मिलने शुरू हुए हैं, बट जरूरी नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस भी वहीं पे होगा। हो सकता है माइग्रेट कर रहे हो और वहां पे मर गए हो, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो ये सारे कनेक्शंस आपको ढूंढने हैं, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली ये क्या क्या है। देन इन दो इंपॉर्टेंट नेम्स के बाद समवेयर अराउंड जो नेक्स्ट फॉसिल मिला 2 मिलियन ईयर्स एगो, उसकी एज एस्टिमेट की गई, दैट वाज ऑस्ट्रेलोपेथिकस। अब नाम से आपको समझ में आ जाएगा वो किस सब कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है या मे बी वहां से बिलोंग करते थे। ओके, सो मोस्टली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब एस्टिमेट किया गया तो मे बी इनके बॉडी के हिसाब से दे वर वेजिटेरियंस मोस्टली, मे बी हर्बीवोर्स, फ्रूट बेस्ड डाइट उनका था या वेजिटेबल बेस्ड डाइट। एंड इनका जो ओवरऑल ओरिजिनल जो इनका फाइंडिंग था, दे बिलोंग टू ईस्ट अफ्रीकन एरिया। जो उनका ग्रासलैंड था, ईस्ट अफ्रीकन का ग्रासलैंड, वो उस एरिया में बिलोंग करते थे। एंड मोस्टली ये स्टोन वगैरह यूज करते थे फॉर देयर वेपन, एज देयर वेपन। दैट इज द एस्टिमेशन। सो 15 मिलियन ईयर्स अगो ये, देन 2 मिलियन ईयर्स अगो ये, एंड इसके बाद जो मिले देवर होमो हैबिलिस। आई थिंक होमो हैबिलिस सबने सुना है। सो होमो हैबिलिस मिले समवेयर अराउंड you can say 1 million years ago, जो इनका evolution start हुआ, इनका overall finding start हुआ, and उसके बाद Homo erectus and Homo sapiens जो आज की डेट पे आप देखते हो, we are Homo sapiens sapiens। Okay, इससे पहले मैं दूसरे टाइप के और human evolutions के बारे में बात करूं, do one thing quickly everyone, join the other link। तो other link में मैं आपको फिर डिटेल में human evolution बताती हूँ।